अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट क्लास में एटॉमिक एनर्जी टॉपिक स्टार्ट किया था हमने। इसमें जो है हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा जो है हमने चीज़ें सारी कर ली। इसमें द लास्ट टॉपिक इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए, ए लेवल में हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 18 चैप्टर्स हैं और हमारे पास कोई गैस नहीं है यहाँ पे। ओ लेवल में बहुत सारी चीज़ें जो है हम बता सकते हैं कि इसमें से ये चीज़ आ जाएगी। आउट ऑफ 18 चैप्टर्स वी हैव ओनली 60 मार्क पेपर P2, और उसमें जो है हम ये बात नहीं गैस कर सकते कि कहाँ से कुछ आएगा। बहुत सारे चैप्टर वो स्किप कर देता है। आपने देखा था रेट क्वेश्चन में 8 मार्क का क्वेश्चन जो है रेट से उठा के दे दिया। तो इट वाज अ वेरी सिंपल, बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत सारा सिलेबस है, किसी भी जगह पे वो एम्फेसाइज कर सकता है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन तकरीबन ऑलमोस्ट ये है कि लाजमी आएगा। ठीक है, तो ये पहला गैस जो है आपको बता रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा इसके लिए विजिलेंट रहना है और इसको जरा गौर से देखना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। आयोनाइज का मतलब होता है आयन बनाना, राइट। आयोनाइजेशन का मतलब जो है, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है आयोनाइजेशन। इसमें एक चीज आप जानते हैं एंड दैट इज आयन। आयन में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है केटाइन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और एक होता है हमारे पास एनाइन। दोनों ही आयन्स हैं। तो आयन यहाँ पे वर्ड आ रहा है, आयन यहाँ पे वर्ड आ रहा है, तो हम जो है इसमें बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं केटाइन को। अब सोचिए पहली बात कि केटाइन कैसे बनता है। कैटायन बनता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से। अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? एटम लूज करेगा। एटम की फिजिकल स्टेट क्या होगी? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास एटम जो है इट्स टाइनी पार्टिकल, तो इसकी जो फिजिकल स्टेट, इसका मास नेग्लिजिबल है, तो इट विल बी इन गैशियस फॉर्म। कोई भी एटम होगा वो गैशियस फॉर्म में होगा। देखिए अगर हम ऐसा लिखते हैं ना, हमने बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं कि आयरन जो है सॉलिड। आप सॉलिड का तो मतलब समझते हैं, सॉलिड का मतलब है बहुत सारे एटम्स जो है वो टाइटली पैक्ड। तो इस चीज को जो है, आयरन की आपने रॉड ले लिया, आयरन का पीस ले लिया, उसमें आपको पता है कि करोड़ों अरबों एटम्स जो हैं वो इस फॉर्म में होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एटम की बात करें, तो एटम अकेला तो वो जो है उसका जो मास है दैट इज नेग्लिजिबल। तो आप सबसे पहले जो है इसको अलग कर दें। इसको अलग करने के लिए यू नीड टू ब्रेक। आप इसमें से इस एटम को अगर तोड़ते हैं तो आपको मेटेलिक बॉन्ड इसका तोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये इतना होगा तो इसका साइज जो है बहुत छोटा है, तो गैस की फॉर्म में चला जाएगा, कोई भी एटम हो। तो दिस वाज आयरन एटम विच इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो कोई भी एटम जो है गैसियस फॉर्म में होगा। उसकी वजह क्या है कि उसका मास जो है नेग्लिजिबल होता है। आपने कभी किसी रूम में लाइट पड़ते हुए देखा हो, तो उसमें डस्ट जो है, डस्ट की फिजिकल स्टेट जो दैट इज सॉलिड, लेकिन यू विल सी कि लाइट पड़ते हुए वो डस्ट के पार्टिकल जो है वो उसमें होते हैं, एयर में होते हैं, एंड दैट विल बी सीन एज अ गैस के वो उड़ रहे होते हैं। तो किसी एटम की पहचान ये होती है ना। हमें किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, ठीक है। एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। पहली बात, ये डेफिनेशन जो है 2 मार्क की तो एटलीस्ट आती ही है, बल्कि इसके 3 मार्क्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन पहले करने जा रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड। पहले हम एनर्जी रिक्वायर्ड को फोकस कर सकते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव करना है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्योंकि हम एक एटम, एक मॉलिक्यूल को, एक पार्टिकल को डील नहीं कर सकते। हम मोल की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स को एनर्जी उसको निकालने के लिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस चीज से निकालना है उनको? उनको निकालना है फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स। ये तीसरा पॉइंट हो गया। जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे उसमें से, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, उससे बनेगा क्या? एंड दैट इज द लास्ट थिंग, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैशियस पॉजिटिव वन आइंस। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव वन आ जाएगा। एग्जाम्पल, ये सोडियम एटम था, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, आपको बताया था रिडॉक्स में कि ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन व्हेन रिमूव्ड, तो आपके पास प्रोडक्ट साइड पे होता है, तो उससे आपके पास ये वाला पार्टिकल बन जाएगा। इस तरीके से क्लोरीन एटम था, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये ऐसा पार्टिकल बन जाएगा। इस प्रोसेस का नाम जो है, इसे हम कहते हैं, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम आयोनाइजेशन हो गया, और इस एनर्जी जो इसके लिए चाहिए उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब पहली बात जो है, एनर्जी क्यों चाहिए होती है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए, रिक्वायर्ड क्यों लिखा है, एंडोथर्मिक क्यों होता है? देखिए अगर आपके पास कोई एटम है, तो ये न्यूक्लियस हो गया आपका। इसके बाद जो है आपके पास शेल्स होते हैं, ये शेल्स हैं, और इसके अंदर होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स,
ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें जो आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो इलेक्ट्रॉन नजदीक है नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी है, जो दूर है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये फोर्स जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। इसमें फोर्स एक में स्ट्रांग है, एक में वीक फोर्स है। नाउ इफ यू वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, अगर आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, तो यू हैव टू प्रोवाइड दिस एनर्जी। आप इसको ये एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो एनर्जी क्यों चाहिए होती है? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी है उसको आप ब्रेक कर दें, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और इस एनर्जी को जैसे प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा और आपके इस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस जब पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक। इस तरीके से सेकंड की जो डेफिनेशन है दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, वही जो चीज ऊपर लिखी थी पहले, एनर्जी रिक्वायर्ड ऊपर भी था। फिर लिखा है टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, ये बात ऊपर भी लिखी हुई है। अब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सेकंड। तो इसलिए यहां पर आगे देखें तो हमने क्या लिखा है, आगे हमने लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम 1 मोल ऑफ +1 गैसियस आयन। अब ये एटम नहीं था इसके ऊपर, अगर ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने पहले से इसमें से एक निकल गया था, तो जब पहले से निकल गया होगा इसके ऊपर चार्ज +1 होगा। अब जैसे बनेगा पार्टिकल दैट इज +2 गैसियस आयन। तो इसकी एग्जांपल हमने लिखी है कि +1 था, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, अब चार्ज के ऊपर +2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये +1 था और आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस पर चार्ज +2 आ जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम जो है आयोनाइजेशन है और सेकंड आयोनाइजेशन है। और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इस बात को अगर हम जनरलाइज टर्म में करने की कोशिश करें या थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो हम यहाँ पे एक पेज इंसर्ट करते हैं ताकि इस बात को हम एलोबरेट कर दें। पहली बात, डेफिनेशन 2 मार्क की मिनिमम होगी, 3 मार्क की भी हो सकती है। एंड देयर आर 4 एक्चुअली पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया एक्स। ये कोई भी एटम हो सकता है और गैस की फॉर्म में होना चाहिए। फिर जो पार्टिकल बनेगा वो भी गैस की फॉर्म में होना चाहिए। फिर आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। अब ये फर्स्ट भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, फोर्थ भी होती है, मतलब 6 का मतलब हो गया यू आर रिमूविंग 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास एक साथ 6 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, बल्कि पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर होता है। इसलिए अगर मैं यहाँ पर ये चीज इसको जनरलाइज कर दूं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया +n, चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया +n-1। ये जनरलाइज हो गया। मतलब अगर हमसे कहता है कि आप जो है फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिखें और आप जो है फोर्थ के लिए इक्वेशन लिखें, देखिए ये इक्वेशन ही 2 मार्क की है। 1 मार्क इसमें स्टेट सिंबल का है और 1 मार्क इक्वेशन का है, बैलेंस इक्वेशन का। कहता है फर्स्ट लिखो, तो मैंने लिखा फर्स्ट के लिए इसको ऐसे कर दिया, चार्ज हो जाएगा मेरा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, इस जगह पर प्लस आपने 1 किया, फिर -1 किया, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। फिर एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया, अब आपका 1 मार्क हो गया इसमें। सेकंड मार्क जो है उठाने के लिए आपने लिखा यहाँ पर गैस, और यहाँ पे गैस लिखा, तो आपका ये सेकंड मार्क भी, मतलब इक्वेशन ही 2 मार्क, मतलब 2 मार्क की बन रही है। फोर्थ की बात कर रहा है जब हम फोर्थ के लिए लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ पे भी लिख देंगे x, और एक इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज आ जाएगा +4 या 4 पॉजिटिव, और हमारे पास यहाँ पर चार्ज आ जाएगा +3। ये +3 कैसे आया कि आपके पास nth वैल्यू जो है दैट इज 4 - 1 विच इज इक्वल टू +3। तो इसका मतलब कि चौथा आपने निकाला, इससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे? 3 निकले होंगे। इसी बेस के ऊपर अगर डेफिनेशन करनी है आपको, तो डेफिनेशन में हमें 4 पॉइंट्स हैं कि जो आपको पक्के रखने हैं, जो इधर उधर नहीं होने चाहिए। नंबर 1, एक तो हमने लिखना है कि एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब आप जिसने पेपर बनाया उसने मार्किंग स्कीम बनाई, और वो जो है किस पॉइंट के ऊपर एम्फेसाइज कर देता है, वो कहता है कि रिक्वायर्ड का बच्चे ने अगर ये बात लिखी है, रिक्वायर्ड का इसका मार्क रखा हुआ इसने, तो हमें उसके लिए विजिलेंट रहना चाहिए। हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, कुछ इसमें छेड़खानी चेंजेस नहीं कर सकते अपनी तरफ से। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने, ये सेकंड बात आ गई, ये कंफर्म रहेगी किसी भी डेफिनेशन में। फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस, और लास्ट बात हो जाएगी हमारे पास टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैशियस आइंस। इसको मैं हर जगह पे फिट कर सकता हूँ। मैंने 4 कलर यूज किए हैं और 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको इसका ख्याल करना है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया इसको, और देखते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या क्या चेंज आएगी। अगर मुझसे कहता है कि आप जो है फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, तो मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखूंगा ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो वो कहता है कि डिफाइन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको डिफाइन कर दें आप। तो हमने कहा ठीक, इसके लिए पहले मैं इक्वेशन लिख लूँ कि x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, एंड इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव पर, इस पे चार्ज कुछ नहीं होगा, और ये गैस लिख दिया और ये गैस लिख दिया। अब देखें मैंने यहाँ पर उस चीज़ को पूरी को कॉपी किया। तो अब आप खुद देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा आपको फोर्सेस ओवरकम करनी है, एनर्जी चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना है, चाहे फर्स्ट है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है। अब किस चीज़ से निकालना है, तो आप लोग जो रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस, एटम्स आएंगे आपके पास, यहाँ पर वर्ड आएगा आपके पास एटम्स। टू प्रोड्यूस व्हाट, क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास, यूनी पॉजिटिव या पॉजिटिव 1 गैशियस आइंस, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पे एक वर्ड और वर्ड मैंने बोला, यूनी पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, यूनी पॉजिटिव गैशियस आइंस। ठीक, इस तरीके से आपके पास सेकंड की, पहले मैं डेफिनेशन के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद सारा जो है इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अब आपसे कहता है कि नहीं भाई ये तो मुझे समझ आ गई, अब जो है आप मुझे 5th IE की वैल्यू, उसकी डेफिनेशन ज़रा समझाएं। तो मैंने कहा कि डिफाइन 5th आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन लिख देनी है। 5th के लिए मैंने इक्वेशन लिखने की कोशिश की, हर इक्वेशन में ये बात कंफर्म ऐसे आएगा। 5वां इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो ऑलरेडी इसमें से 4 निकले होंगे, आपने इसको भी गैस कर दिया और इसको भी गैस कर दिया। ये देखें यहाँ पर, इसको मैं पेश कर रहा हूँ अभी, वो जनरलाइज जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है। तो जो 2 ब्लैंक्स छोड़ी है उसके ऊपर आना है। अब किस चीज से रिमूव कर रहे हैं आप, फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस पॉजिटिव 4 आइंस, ठीक है, या टेट्रा पॉजिटिव आइंस, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव 5 गैशियस आइंस, ठीक है, या पेंटा पॉजिटिव गैशियस आइंस, ये बात हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी डेफिनेशन आ जाए हमारे पास तो इसको हम कर सकते हैं। तो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, इट्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैशियस आयन। तो ये तो जनरलाइज हो गया, और इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चलेगा तो उसमें हम जो है इसको देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि वाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन। चाहिए क्यों एनर्जी, इसका आंसर जो है मैं अभी पिछले इसमें पार्ट में आपको करवा के गया हूँ। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, टू ओवरकम attraction between negative electrons and positive nucleus। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपको इस फोर्स को खत्म करना होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल में आपके सामने ये लिखा था। तो एनर्जी इसके लिए चाहिए होती है, आपको ये फोर्स तोड़नी होती है, ये जो फोर्स इनके दरमियान डेवलप हुई है, इस फोर्स को आपको ब्रेक करना होता है, ओवरकम करना होता है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है।
फिर जो है एक और चीज यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और वो स्टेटमेंट ये है कि सक्सेसिव IE वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो दूसरा निकालना मुश्किल हो जाएगा, तीसरा निकालना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब मुश्किल का मतलब एनर्जी फिर चाहिए आपको, और ज्यादा चाहिए। इसका मतलब हो गया रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन is require more energy, require more energy than removal of first electron and so on। मतलब जो फर्स्ट की एनर्जी होगी, सेकंड की एनर्जी जो है वो इससे ज़्यादा होगी, थर्ड की एनर्जी इससे भी ज़्यादा होगी, और फोर्थ की एनर्जी इसके भी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसके लिए अगर आपको 500 एनर्जी चाहिए, तो ये कह रहा है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो ऐसा क्यों? इसका पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर जो है हमने यहाँ पर इसके अराउंड जो है शेल्स बना दिए, और यहाँ पे शेल्स बना दिए। अब जो है इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। इस पे मैं न्यूक्लियस के अंदर मतलब प्रोटॉन बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर पहले 3 प्रोटॉन्स थे, और इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे, और एक इलेक्ट्रॉन जो था मेरे पास यहाँ था। बल्कि हम 4 कर देते हैं इसको, 4 प्रोटॉन कर देते हैं। बल्कि इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ, बल्कि एक चीज़ और भी लिख के यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो सक्सेसिव IE वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर एक और बात लिखनी है, ह्यूज डिफरेंस ऑफ ह्यूज डिफरेंस इन IE values when shell changes। कहते हैं जब शेल चेंज होगा तो और ज्यादा बहुत बड़ा गैप आएगा IE की वैल्यूज का। तो इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोजर shells are experience greater nuclear pull। तो अब इन दोनों बातों को हमने समझाना है कि शेल जब चेंज होता है तो एकदम से बहुत बड़ा जंप आता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर एक आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ बेरिलियम एटम की, जो मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास चार प्रोटॉन्स होंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे 9 भी लिख देता हूँ इसके साथ। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है आपके पास 4 प्रोटॉन्स होंगे। मैंने लिखा एक प्रोटॉन हो गया, फिर दूसरा प्रोटॉन हो गया, फिर तीसरा प्रोटॉन हो गया, और फिर चौथा प्रोटॉन हो गया। साथ इसके होते हैं न्यूट्रॉन्स, जो कि 5 शो हो रहे हैं इसमें। तो हमने इस तरीके से 5 न्यूट्रॉन बना दिए। फिर इसका जो पहला शेल होगा, ये हमने इसका पहला शेल बना दिया, और फिर ये हमने इसका दूसरा शेल बना दिया, ठीक।
अब देखते जाते हैं कि इसमें क्या फ़र्क आता है और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव होते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि ज़रा समझाना आसान हो जाए। ये हमने कॉपी कर लिया इसको, और अब जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए जाएं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर आएंगे इस शेल में, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर आएंगे। तो अगर आप समझें तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये 2 प्रोटॉन खींच रहे हैं। सिमिलरली इनको, इसको ये वाला प्रोटॉन खींच रहा है और इसको ये वाला प्रोटॉन खींच रहा है। अब आपने क्या किया कि इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड कर दी, आपने कोशिश की और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपने रिमूव करने की कोशिश की। एंड टू ब्रेक दिस फोर्स यू नीड सम एनर्जी, तो इसको एनर्जी को मैंने 500 काउंट कर दिया। ठीक, तो अब आपने लिखा कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए 500। ठीक, अब जब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा तो इसके अंदर सिचुएशन कैसी हो जाएगी। अब जो है इसको मैंने कॉपी किया और जो है अब इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि अब इसके अंदर जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 हो जाएंगे। ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको अब ये दोनों जो है प्रोटॉन जो फारिग हो गए दोनों खींचेंगे। अब प्रोटॉन अगर ज़्यादा हो गए तो इट विल एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर पुल, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा करीब आ जाएगा इसमें। ये इलेक्ट्रॉन असल में डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो इट विल एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर पुल, क्योंकि इस पर अब 2 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं या ज़्यादा प्रोटॉन्स खींच रहे हैं, या न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जो इस पर अब एक्सपीरियंस हो रहा है वो ज़रा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है हम इसको यहाँ पे काट दिया। अब जो है यहाँ से इसको रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी 500 नहीं चाहिए होगी, बल्कि 500 से ज़्यादा चाहिए होगी। तो हमने लिख दिया 1200 एनर्जी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि सेकेंड उसको रिमूव करने के लिए यू नीड 1200 एनर्जी। अब जब इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, मतलब आपने इसको भी रिमूव करवा दिया, तो इसके बाद आपके पास यही कुछ अब ऐसा हो जाएगा कि इसमें आपके पास रह जाएंगे 2 शेल। एक शेल पूरे का पूरा ही खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। अब आपके पास इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उतने ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये भी और ये भी, सिमिलरली इसको भी ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। अब पहले फोर्स ज़रा वीक थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर था, अब ज़रा स्ट्रांग होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, लेट्स से इसको तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए, दैट एनर्जी इज 5000। एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसमें। मतलब अगर यहाँ से मैं रिमूव कर रहा था तो ये वीक फोर्स थी, यहाँ से रिमूव कर रहा था ये भी तकरीबन वीक फोर्स थी, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई थी। इलेक्ट्रॉन बहुत दूर था, इसलिए उसमें से जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वैसा था। अब जो है इलेक्ट्रॉन बहुत करीब हो गया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है। मतलब पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन दूर दूर थे, अब करीब करीब हो गए। तो इनर शेल से जा रहा है तो आपको 500 एनर्जी चाहिए, 5000। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज 5000। अब जब आपने ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से, तो ये डायग्राम में अब हमारे पास बच जाएगा कुछ ऐसा कि पहला शेल तो ऑलरेडी इसमें से रिमूव हो चुका था। नाउ दिस कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को ही ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। नाउ इसको ब्रेक करने के लिए यू अगेन नीड एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज 6200, ज़्यादा चाहिए। तो अब हमने इसको मार्क कर दिया क्योंकि ये एनर्जी, क्योंकि फोर्स और स्ट्रांग हो गई है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं साथ साथ फोर्स लिखूं तो यहाँ पे मैं लिखूं कि वीक फोर्स है, फिर हमने कहा कि स्ट्रांग हो गई थोड़ी सी, स्ट्रांग फोर्स, यहाँ पर वेरी स्ट्रांग फोर्स हो गई, यहाँ पर वेरी वेरी स्ट्रांग फोर्स होगी, जिसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी वैसी चाहिए होगी। तो हमने इधर लिख दिया कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब निकालना था उसकी एनर्जी जो है दैट इज 6200 है। तो हम जितनी एनर्जी देंगे उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं।
इट डिपेंड्स कि आप जो है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो एनर्जी प्रोवाइड करते जाएं, काम होता जाएगा। लेकिन इस डेटा से आपको क्या मिला, इस डेटा में देखें अगर, तो आपके पास जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इसमें डेटा को कॉपी करता हूँ यहाँ से और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। साइड पे इसको कॉपी कर लिया और एक पेज और इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इस डेटा को लिख दिया। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये है फॉर बेरिलियम एटम। देखिए इसमें जो गैप आ रहा है दैट इज 700 का। फिर अगर यहाँ से यहाँ देखें तो दिस इज 3800। फिर यहाँ से अगर देखें तो दिस इज 1200। अब एक बात तो समझ आ रही है आपको, एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जा रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड इज ग्रेटर। लेकिन यू कैन सी दिस इज अ ह्यूज चेंज, यहाँ पर आपके पास बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गए, तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गए और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मुश्किल से निकल रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है इस बात को, इतना बड़ा जंप जो है इंडिकेट कर रहा है कि शेल चेंज हो गया। अब अगर शेल चेंज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो आपको इससे क्या पता चला, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड इजीली। इससे पता चला कि ये इंडिकेट कर रहा है आपको, इंडिकेट्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तभी तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से निकल गए। आफ्टर removal of removal of third electron require most energy। indicates shell चेंज। तो शेल चेंज हो गया इसका, इसलिए इसके लिए जरा ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका फायदा क्या होगा, अगर मुझे सक्सेसिव आईई की वैल्यूज दे देता है एक बंदा क्वेश्चन में, उससे मैं पहचान सकता हूँ एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये इसका फर्स्ट बेनिफिट है। अगर मुझे ग्रुप नंबर पता चल गया, मुझे उसकी वैलेंसी पता चल जाएगी और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में वी कैन प्रिडिक्ट। नाउ देयर आर 2 क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस के आंसर करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो हालांकि इससे पहले भी हमने कर लिए थे और मेरे ख्याल में फिर या तो फिर बाद में करते हैं इन क्वेश्चंस को, और आगे बढ़ते हैं। इसकी बेस के ऊपर जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ कि हम इससे ग्रुप नंबर कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नोट्स हैं, नोट्स में कुछ दिया होगा जी। क्वेश्चन जो है हम इसमें से सॉल्व कर लेंगे, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हमने। तो अब जो है देखें, आपके पास ये एनर्जीज आ रही हैं, आप इनको देखते जाएं। ये एनर्जी है, फिर ये एनर्जी है, फिर ये एनर्जी है, फिर ये एनर्जी और फिर ये एनर्जी, ये सारी एनर्जीज दी हुई हैं। मतलब द पर्सन रिमूविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एलिमेंट एक्स। इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की है। हमें देखना है जंप सबसे बड़ा कहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैथ्स थोड़ी सी अच्छी है आप लोगों की, तो आप बड़े आराम से रिकग्नाइज कर सकते हैं कि सबसे बड़ा जंप यहाँ पर आ रहा है इसका। ठीक है, ये बहुत बड़ा जंप है। इसका मतलब आराम से इजीली कितने रिमूव हो गए, इतने। या इजीली का मतलब हो गया कि लो एनर्जी पे रिमूव हो गए। अगर इजीली 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हुए।
तो इसकी वजह से ग्रुप कौन सा हो गया आपके पास, ग्रुप 4 हो गया। तो देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन आई वैल्यूज, वैल्यूज जो है एक के बाद दूसरी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ह्यूज डिफरेंस सीन फ्रॉम फिफ्थ, 4 टू 5th, 4 और 5th के दरमियान बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, विच इंडिकेट कि शेल चेंज हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन 4th एंड 5th ऑल्सो शो द एलिमेंट X हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल, सो बिलोंग टू ग्रुप 4। ठीक है, तो इससे हम ग्रुप नंबर पहचान गए, उसका ग्रुप पहचान गए तो आप वैलेंसी भी पहचान जाए, उसकी वैलेंसी भी पहचान जाएंगे, उसके बाद जो है सारा काम ना। आई इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, वजह पढ़ लें एंडोथर्मिक क्यों होती है, क्योंकि आपको न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होती है उसको तोड़ना होता है, वरना इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। तो दैट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सक्सेसिव आई वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, एक के बाद दूसरा निकालना जरूरी मुश्किल क्यों हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती क्यों है। तो उसका आंसर ये है कि आप जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे प्रोटॉन तो रिमूव नहीं होंगे, प्रोटॉन जो है वो एक्सर्ट करते हैं पुल ऑन इलेक्ट्रॉन, तो द न्यूक्लियर पुल ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, same number of protons but decreasing number of electron, so each electron remained will experience greater nuclear pull, so more energy is required to overcome the forces. So nuclear pull on less number of electron increases, तो न्यूक्लियर पुल जो है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंक्रीज कर जाएगा। देयर इज अ शार्प चेंज इन आई वैल्यूज, सक्सेसिव आई वैल्यूज व्हेन द शेल चेंजेस, तो शेल जब चेंज होता है तो उसके बाद ऐसा होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर इसको हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास मेथड ये था कि हमने इस तरीके से आई की वैल्यूज को दे दिया आपको, और आपने क्या किया इसमें पॉइंट आउट कर लिया कि द बिग डिफरेंस इज बिटवीन 4 एंड 5th। आपने पहचान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से आराम से रिमूव हुए थे तो बिलोंग टू ग्रुप 4। आपके पास ये ग्राफिकल फॉर्म में भी आ सकता है, तो अगर इस ग्राफिकल फॉर्म में आता है हमारे पास तो उस पर हमें अगर पहचानना हो तो आप ये देखें कि वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, इस एक्सिस पे आपके पास एनर्जी है, इस एक्सिस पे आपके पास इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो रहे हैं। तो आपका ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो आपने एक रिमूव किया, एनर्जी कुछ चाहिए थी, दूसरे की एनर्जी उससे ज़रा ज़्यादा है, तीसरे की एनर्जी उससे ज़्यादा है, और फोर्थ की एनर्जी भी ज़्यादा इंक्रीजिंग चल रही है आपके सामने। फिर क्या हुआ, जब 5th इलेक्ट्रॉन निकाला आपने तो इसमें एक बहुत बड़ा शार्प चेंज आ गया। ठीक, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकल गए, जस्ट 4। अब सेकंड शेल स्टार्ट हो गया। फिर आपके पास जो है यहाँ पे देखें तो 6th इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर 7th हो गया, फिर 8th हो गया, फिर 9th हो गया, फिर 10th हो गया, और इस तरीके से 11th हो गया एंड 12th हो गया। अगर आप ये टोटल काउंट करें तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सारे के सारे रिमूव कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये शेल भी खत्म हो गया। अब और इंदर में जाएंगे आप, तो इसके बाद आपके पास ये भी इंक्रीजिंग चल रहा था और एकदम से फिर जंप आ रहा है, तो इसका मतलब जब जब जंप आएगा इसका मतलब शेल चेंज हो रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ग्राफ आता है उसमें आपको पहचानना है, तो ये सिर्फ सिंपल सी मैथ्स है। तो आपने कैसे पहचानना है, आपने देखना है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स आराम से रिमूव हो गए, ये इसका ग्रुप नंबर था। ठीक, इस तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आराम से रिमूव हो गए। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और 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 ये रहा, ये रहा। ये उसने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए और ये मामला हो रहा है। तो इसमें जो जंप आ रहा है दैट इज आफ्टर ग्रुप 1, मतलब आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, तो इसका मतलब ये इसके आउटर में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ग्रुप 1 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर अगर देखें आप लोग, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, तो आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकल गए। तो जंप तो ये रहा आपका, जंप से पहले पहले कितने निकल गए काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, ये एलिमेंट ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। तो आई की वैल्यूज जो है, सक्सेसिव आई की वैल्यूज, उससे हम एलिमेंट को पहचान सकते हैं। थोड़ा सा आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री जी,
देखें ये क्वेश्चन आया हमारे पास, ये कह रहा है कि 6 हमने इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाए हैं आपको, और 6 तक की एनर्जीज आपके सामने डिस्प्लेड है। आपको पहचाना कौन सा है, ग्रुप 4। ग्रुप 4 वाला जो है एलिमेंट में से कौन सा है, तो होना क्या चाहिए इसमें से 1 भी निकल जाना। ग्रुप 4 के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आराम से निकल जाना चाहिए। फिफ्थ निकलना मुश्किल हो जाए, मीन्स देयर शुड बी अ जंप, देयर शुड बी अ गैप ऑफ ह्यूज एनर्जी बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आप जो है यहाँ से एक लाइन खींच दें, यहाँ पे चेक करें सबसे बड़ा गैप कहाँ पे आ रहा है। सबसे बड़ा जो गैप आ रहा है उसको पहचान लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास बाकी सब मैथ है सिंपल सी, और अगर आपको नज़र आ रहा है 9, 13, 4,000 का गैप हो गया, 3,000 का गैप हो गया, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप आ रहा है, यहाँ पे 2,000 का है। तो दिस इज द आंसर। तो हियर इज अ ह्यूज चेंज इन आई वैल्यूज बिटवीन फोर्थ आई एंड फिफ्थ आई। ठीक जी। इसके बाद जो है आई से रिलेटेड कुछ और देखते हैं। देखें ये अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में, कह रहे एलिमेंट एक्स की मैंने आई की वैल्यूज आपको दे दी हैं, बोला इसकी क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। हमने कहा ठीक, एक मिनट जरा रुक जाओ। हमने एक्स लिखा, फिर हमने सी एल लिखा। इसकी वैलेंसी सबको पता -1 होती है, लेकिन इसका ग्रुप नहीं पता एक्स का। वो हमने ढूंढने के लिए आई की वैल्यूज को चेक करना शुरू किया। तो हम यहाँ से चलना शुरू हुए, जंप देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। तो जंप मुझे तो यहाँ पे नजर आ रहा है, आप लोग देख लें आपको कहाँ पे नजर आ रहा है। तो बाकी जो है ये फर्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं इसमें एनर्जी इंक्रीजिंग तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आ रहा। लेकिन फिफ्थ और सिक्स में तकरीबन 6,000 का जंप आ रहा है। ठीक है, 6,000 से ज़्यादा का। इसका मतलब इसके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये हो गया ग्रुप 5 का। और ग्रुप 5 की वैलेंसी कितनी होती है, ग्रुप 5 की वैलेंसी 3 होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैलेंसीज में माइनस प्लस नहीं लगाते क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड भी होते हैं हमारे पास। तो ये बन जाएगा फार्मूला XCl3, ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब आई की वैल्यू से जो है हम एलिमेंट्स को पहचानना शुरू कर दिया हमने। इसके बाद जो है देखते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या कहना चाह रहा है के वो कह रहा है कि एक एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। तो वो कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप का ये। आप देखें कन्फ्यूजन कहाँ पे ख़त्म हो रही है, P6। तो P6 आपको मार्क करवाया था, ग्रुप 8 है, ये ग्रुप 8 है जिसको ग्रुप 0 भी कहते हैं। तो ये भी इसका फायदा है। इस तरीके से जो है हम इसको, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, फिर हम चलते हैं वापस। आपसे कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट दिस एलिमेंट इज करेक्ट। ग्राफ शो 13 IE ऑफ एलिमेंट एक्स। ठीक है, कोई एक्स एलिमेंट था, उसमें से 13 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की है। तो व्हाट कैन बी रिड्यूस अबाउट एलिमेंट एक्स फ्रॉम दिस ग्राफ। क्या रिड्यूस करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे निकल गए। इसका मतलब ग्रुप 2 का हो गया, इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन थे ग्रुप 2 का, तो इट बिलोंग टू ग्रुप 2। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, बहुत आसान है, कुछ नहीं था इसमें। तो इस तरीके से इसको लेके चलना है। अब इसके बाद जो है हम वापस चलते हैं एटॉमिक सेक्शन में, और अब हम देखने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है, और आई का ट्रेंड एक्चुअली चेक करना है कि डाउन द ग्रुप आई को क्या फ़र्क पड़ता है और अक्रॉस द पीरियड क्या फ़र्क पड़ता है। तो उससे पहले जो है कि डाउन द ग्रुप जो है एटम का साइज बड़ा हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या फ़र्क आएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। या अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, तो दिस इज़ अ हैवी क्वेश्चन, ये बार बार आता है, 10 मार्क तक का क्वेश्चन हो सकता है। उसको डिटेल में देखना है। उसको डिटेल में देखने के लिए जो है हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, और वो है साइज़। देखें जो एटम का साइज होगा, तो अगर बड़ा साइज होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट आई की नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना। तो फ्रॉम द इट्स इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लार्जर एटम। अगर एटम का साइज बड़ा है, उसकी वजह है कि द आउटर इलेक्ट्रॉन विच हैज़ टू बी रिमूव्ड विल एक्सपीरियंस लोअर लेसर न्यूक्लियर पुल, उस पर न्यूक्लियर पुल कम आ रहा होगा। But if the size of atom is small, तो the electron, outer electron will experience greater nuclear pull। तो atomic radius से इसका बड़ा जो है important relation है
इसलिए पहले हम एटॉमिक रेडियस को समझ लें। देखें बच्चे जब पेपर देने जाते हैं और पेपर दे के आते हैं तो बड़े आराम से कहते हैं सर पेपर बहुत आसान था, आपने तो इतना डराया हुआ था और ये था और वो था। हम पूछते हैं भाई पेपर में क्या आया था, तो स्टूडेंट से इसके सर उसमें आया था एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो हमने कहा आपने क्या लिखा, सर सही आंसर लिख दिया। क्या लिखा, सर एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिख दी हमने, रेडियस ऑफ एन एटम। भाई अल्लाह के वली, आपको लिखना यही था क्या, आपको इसी में मार्क देगा वो। तो आपको बताना है एक्चुअली जो चीज़ जिस तरीके से मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ ऐसे ही आपको ज़हन में रखी रखनी है। तो उसने कहा कि एटॉमिक रेडियस को जो है आप डिफाइन कर दें। तो बच्चे ने लिख दिया रेडियस ऑफ एन एटम, तो दिस इज रॉन्ग थिंग, ये तो गलत हो गया। तो एटॉमिक रेडियस एक्चुअली होता है, ये आपके पास एक एटम हो गया। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिखेंगे कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब किसी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। एटम वहीं तक होता है, शेल्स तो हवा मतलब इमेजिनरी स्पेसेस हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो फिर कोई बात बनती है। तो हम ये बात लाजमी करते हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉन जो होता है उससे न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू आउटर ऑक्यूपाइड शेल या इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो दिस इज, ये हो गया हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। तो इट इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। तो आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ इसका जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कुछ और भी कह सकते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे H2, जैसे Cl2। तो इसमें हम इसको जब एटॉमिक रेडियस निकालना होता है किसी एलिमेंट का तो हम करते क्या है कि हमने ये जो ये है ना, मुझे इस तरीके से नजर आएगा, कोई बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप में ऐसा नजर आएगा, सिमिलरली ये ऐसा नजर आएगा। लेकिन अगर इसके अब एटम की बात करें तो मुझे हाइड्रोजन एटम जो है ऐसा नजर आएगा, और सिमिलरली क्लोरीन एटम की बात करूं तो ऐसा नजर आएगा, डॉट सा कुछ नजर नहीं आएगा उसमें। लेकिन अगर यही दोनों चीजें मिली होती हैं तो आपके पास एक लाइन सी बन जाती है। जब दो एटम्स ज्वाइन टुगेदर होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तो आपके पास एक लाइन सी आती है। इसके बारे में हम यहाँ पे एजम्पशन ये करते हैं कि ये एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का डिस्टेंस है। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअली बॉन्ड लेंथ। दिस थिंग इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का अगर हाफ कर दें तो आपके पास एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। ये बात भी समझ आ रही। तो हमने इसको पूरी मेजरमेंट कर ली। तो हाइड्रोजन गैस हमने रखी थी सैंपल में, इसका जो है डिस्टेंस जो है लेट्स से इट इज 10 नैनोमीटर डिस्टेंस आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो मेरे पास एटॉमिक रेडियस आ जाएगा हाइड्रोजन का। तो किया क्या, एक्चुअली एटॉमिक रेडियस अगर आपको निकालना है तो आप जो है किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में उसकी बॉन्ड लेंथ को डिवाइड बाई 2 कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे बॉन्ड लेंथ को, तो आपके पास एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। अब आपने इस तरीके से लेट से हाइड्रोजन का जो रेडियस निकाला, तो हमने निकाला कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमने कह दिया कि ये 5 नैनोमीटर हो गया। फिर हमने बाकी एटम्स को कैसे निकाला, बाकी एटम्स को हमने इस तरीके से निकाला। अब जो है हमने डिफरेंट चीज़ों के साथ इसको जोड़ना शुरू किया। हमने लिखा HCl, फिर हमने लिखा HBr, फिर हमने लिखा HI। तो इसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन का रेडियस कितना है वो आप निकाल चुके हैं, तो आपने इसको इस तरीके से बता दिया कि ये यार इसका तो डिस्टेंस यही होता है, ठीक है। एंड यू नो कि द वैल्यू इज 5 नैनोमीटर। बाकी जो बॉन्ड लेंथ में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो इसका होगा। इस तरीके से ब्रोमीन वाले का ये साइज हो जाएगा, एंड इस तरीके से आयोडीन वाले का साइज ये हो जाएगा। तो इस बेस के ऊपर जो है हमने सारे एटम्स को फाइंड किया, और इनको थोड़ा सा मैं सेपरेट कर देता हूँ ताकि जो है ये बात ज़रा क्लियर हो जाए। तो यहाँ से इसको मैंने सेपरेट किया थोड़ा सा।
तो ये हो गया इसके लिए और ये हो गया इसके लिए। अब इसकी जो है बॉन्ड लेंथ मैंने चेक कर ली। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्सपेरिमेंट में पता चली कि दिस इज 20 नैनोमीटर बॉन्ड लेंथ। इसकी पता चली आपको दिस इज 55 नैनोमीटर एंड सिमिलरली फॉर दिस इट इज 120 नैनोमीटर। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो था वो 5 था, उसको माइनस कर दिया तो आपके पास 15 नैनोमीटर आ गया क्लोरीन एटम का रेडियस। इस तरीके से आपने 5 इसमें से माइनस कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 50, जो कि आपके पास ब्रोमीन का एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसमें से 5 को माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 115 एटॉमिक रेडियस ऑफ आयोडीन। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट एटम्स के रेडियस निकाल लिए। अब एक क्वेश्चन था, वो ये था कि व्हाई इट इज इम्पॉसिबल या व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ आर्गन या नियॉन या हीलियम या क्रिप्टॉन। मतलब नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं निकाल सकते या ये मुश्किल क्यों है? उसका आंसर क्या हुआ कि वो बॉन्ड नहीं बनाता। हम असल में करते कैसे हैं, हम एक को निकाल के उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं और उससे बाकी सारे एटम्स के साथ उसको जोड़ के कंपाउंड बनाते हैं और बॉन्ड लेंथ से फिर निकाल दे जाते हैं माइनस करके। तो व्हाट विल बी द आंसर के व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड दैट ट्रू एटॉमिक रेडियस ऑफ आर्गन या नियॉन? उसका आंसर हो जाएगा कि they do not form bond, so it is difficult to find their bond length with any other atom. Yeah, it is difficult to find their atomic radius. तो पहली बात, एटॉमिक रेडियस होता क्या है? न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, और जो है कैसे निकालते हैं ये भी बात आपको बता दी, आपको आगे काम आएगी। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है और अक्रॉस द पीरियड जो है एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है। तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। उसकी दो वजह होती हैं। नंबर वन, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। ऊपर वाले में 2 शेल्स होंगे तो नीचे वाले में 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस तरीके से नीचे की तरफ अगर आपको याद हो तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर था वो इंडिकेट करता था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो पीरियड नंबर थे वो आपको शेल्स इंडिकेट करते थे कि कितने शेल्स ऑक्यूपाइड है। और दूसरी जो चीज़ है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, और दूसरी चीज़ है शील्डिंग फैक्टर। दिस इज न्यू, ये आपने इससे पहले नहीं सुनी। तो इसको ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। देखें, हमारे पास यहाँ पर है सोडियम और फिर जो है हमारे पास लिथियम कर लेते हैं साथ, आसान हो जाएगा ज़रा। लिथियम ले लेते हैं एंड सोडियम ले लेते हैं। इसी तरीके से नीचे भी चलता जाएगा, पोटेशियम भी आ जाएगा आपके पास। इसमें आपके पास होते हैं 3, इसके पास 11, इसके पास 19। अगर मैं शेल्स की बात करूं तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी 2 1, इसमें हो जाएगी आपके पास 2 8 1, जबकि इसमें हो जाएगी आपके पास 2 8 8 1। सिर्फ 2 ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे लिथियम के लिए न्यूक्लियस बनाया, ये लिथियम का न्यूक्लियस हो गया। सिमिलरली ये हमारे पास सोडियम का न्यूक्लियस हो गया। अब जो है इसमें अगर मैं शेल्स बनाता हूँ तो इसमें मेरे पास ये पहला शेल हो गया और ये सेकंड शेल हो गया। तो आपके पास इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि सोडियम जब आते हैं हम लोग, सोडियम में हमारे पास 3 शेल्स हो जाएंगे। तो दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब इसका साइज नीचे बड़े होने की वजह, एक नंबर 1 तो आपको सबको नजर आ रहा है कि शेल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर 2 हमने बात की है शील्डिंग फैक्टर की। शील्डिंग फैक्टर क्या होता है? देखिए, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सही है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये अगर इसको रिपेल कर रहे हैं तो ये इसको रिपेल करेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर से भी रिपल्जन मिल रही है, नीचे से भी रिपल्जन मिल रही है, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उस पर एक मसला है कि उसको ऊपर से कोई बैलेंसिंग फोर्स नहीं है जो उसको बैलेंस कर सके। तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करेंगे। इस रिपल्जन की वजह से इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन पे चला जाएगा एंड इसका इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह से हटके इधर आ जाएगा आपके पास। तो
ये न्यू पोजीशन पे। अब इस रिपल्जन की वजह से जो इनर इलेक्ट्रॉन्स ने आउटर इलेक्ट्रॉन पे की, इसको हम पहली बात शील्डिंग फैक्टर कहते हैं। नंबर टू, इसकी वजह से इसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो साइज बढ़ने में नंबर वन शेल नीचे बढ़ रहा है, नंबर टू शील्डिंग फैक्टर की बात की। तो शील्डिंग फैक्टर अगर ऊपर वाले में आया है तो शील्डिंग फैक्टर देखते हैं नीचे वाले में आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर शील्डिंग फैक्टर जरा और इंपॉर्टेंट होके आएगा और एनहांस्ड होके आएगा। ऊपर आपके पास देयर वर 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वर रिपेलिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन। नाउ हियर यू हैव अ 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ? 8 electrons on this shell and 2 electrons of this. So there are 10 electrons which will cause repulsion on outer electron which is negatively charged. So ये negative electron की वजह से repulsion होती है। अब इसमें जो है, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच करके यहाँ से आपके सामने डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जब रिपल्जन की वजह से मूवमेंट होगी, जो रिपेल होगी ये दूर होगा, तो ये उसकी निस्बत ज़रा ज़्यादा रिपेल होगा, क्योंकि रिपल्जन ज़रा ज़्यादा थी तो आपके पास ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर पहुँचा होगा। तो इस, क्योंकि ग्रेटर इसमें जो है शील्डिंग हो रही है। शील्ड का मतलब होता है द रिपल्जन कॉज्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। द रिपल्जन कॉज्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग फैक्टर। तो इसका साइज जो है नीचे बड़े होने की दो वजह थी। एक तो शेल्स ही बढ़ रहे हैं, नंबर टू जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वालों को शील्ड करते हैं। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा होते जाएंगे, जिसकी वजह से वो बाहर वालों को ज्यादा रिपेल करेंगे और उसके इंपैक्ट की वजह से शील्डिंग फैक्टर ज्यादा होता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जो साइज इंक्रीज करता है उसकी वजह क्या है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, shielding factor increases, electron become far from the nucleus, so repulsion, so attraction decreases। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसकी वजह नंबर वन, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, शील्डिंग फैक्टर इंक्रीजेस, रिजल्टिंग वीकर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी वजह से उसका साइज एक्सपेंशन पे चला जाता है। तो पीरियड में और फिर आई को लेके आएंगे इसमें इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। टेक केयर बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।